Hello guys, welcome to ChatGPT YouTube channel. This is Sahil Rana and today we are discussing about refraction and dispersion of light. ये लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे जाइए और फर्स्ट पार्ट को देखिए। उसके बाद हम लोग उसके बाद दोबारा से आकर इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में हम लोग मेजरली रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है और रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होता है, लेंसेज के थ्रू कैसे होता है, डिस्पर्शन और ह्यूमन आई एनाटॉमी, और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा आंखों की केयर कैसे करना है, आंखों का केयर कैसे करें सो दैट आपका विजन क्या हो, क्लियर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन को समझते हैं कि एक्चुअल में रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो पिछले वीडियो रिफ्लेक्शन में आपने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या है, फेनोमेना होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का एक फेनोमेना होता है जिसमें लाइट क्या होता है, एक सरफेस पे टकराता है, उसके बाद क्या होता है वापस वहां से बाउंस बैक करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्रैक्शन है ये भी लाइट का एक फेनोमेना है, बट इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। इसमें क्या होता है, इसमें रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, लाइट का क्या होता है, बेंडिंग होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके गाइस, तो लाइट का बेंडिंग होता है, कब होता है, अब ये लाइट का बेंडिंग हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन है कि लाइट मीडियम को चेंज करता है, लाइट चेंजेस इट्स मीडियम। ओके, यानी लाइट अपने मीडियम को क्या कर रहा है भाई, चेंज कर रहा है। एग्जांपल, अब इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक मीडियम है, क्या, एयर है। एयर हमारा पहला मीडियम है और ये क्या है, वाटर है। अब देखिए एयर जो मीडियम है, अगर इसको देखा जाए तो एयर किस तरह का मीडियम है, एक गैस है। एयर क्या है, एक गैसियस मीडियम है। तो ये जो गैसियस मीडियम है और वाटर कैसा मीडियम है, एक लिक्विड मीडियम है, हम लोग जानते हैं एक लिक्विड मीडियम है ये। इसके अब हम जैसे जानते हैं कि एयर जो गैस है, गैसेस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। एयर वाटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। वाटर के पार्टिकल्स कैसे होंगे, क्लोज होंगे। तो एयर जो है वो कैसा होगा, रेयरर होगा। क्या होगा, रेयरर होगा। और ये कैसा होगा, डेंसर होगा, यानी ये कम डेंसर होगा। यानी ये क्या होगा, कम डेंसर, लीस्ट डेंसर। ओके, ये क्या होगा, लीस्ट डेंसर, यानी कम डेंस मीडियम। कम डेंसर वाला मीडियम एयर है, ज्यादा डेंस वाला मीडियम क्या है, वाटर है। तो कोई भी मीडियम, कोई भी ऑप्टिकल मीडियम पहले से ही ऑलरेडी वो रेयरर या डेंसर होता नहीं है, ऑलरेडी रेयरर डेंसर होता है, वो बेसिकली कंपैरिजन के कारण। अब यहाँ पर वाटर ज्यादा डेंसर मीडियम है तो उसको हम लोग डेंसर मीडियम कह देंगे। एयर कम डेंस है तो उसको हम लोग रेयरर मीडियम कह देंगे। ठीक है भाई, ये क्या है, लीस्ट डेंसर है, गैसियस मीडियम, रेयरर। अब देखिए होता क्या है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लाइट रे आ रही है, क्या, ये लाइट रे, इंसिडेंट रे, लाइट आ रही होती है। यहाँ पर जैसे कि हमारा दूसरा मीडियम जो वाटर है, अब जैसे कि लाइट जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक मीडियम एयर से दूसरे मीडियम इसमें जा रही है, तो लाइट का पाथ क्या है, ऐसा होना, ऐसा चाहिए था। बट एक्चुअल में होता क्या है, लाइट जो नॉर्मल पाथ है, ये मान लीजिए हमारा नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल हमने बताया तो जो सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर। अब ये जो परपेंडिकुलर होगा ये हमारा नॉर्मल है, तो लाइट को जाना ऐसे चाहिए, पर वो चला कैसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। जाना ऐसे था बट वो बेंड कर गया किधर, नॉर्मल की तरफ। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तब वो क्या करता है, बेंड होता है। बेंड होता है किसके तरफ, बेंड होता है भाई, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल रे, जो हमारी नॉर्मल रे होगी उसके तरफ बेंड होगा। ठीक है, और अगर इसका उल्टा केस देखा जाए, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ तक मान लीजिए पानी था, यहाँ तक क्या था, पानी था। अब मान लीजिए ये जो रे बेंड हुई वाटर से, ये रे ऑफ लाइट आ रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये वाटर मीडियम खत्म हो रहा है और वापस से एयर मीडियम आ रहा है। क्या हो रहा है, वापस से एयर मीडियम आ रहा है। यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, चलिए ये हो गया नॉर्मल ड्रॉ। उसके बाद अब ये क्या हो रहा होगा, अब ये किस तरफ जाएगा, अब देखिए रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट क्या करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। अब ये कहाँ जाएगा, इसका पाथ ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, बट ये जाएगा कहाँ, ये दूर भाग जाएगा। तो लाइट क्या होता है, जाना ऐसे था, अब ये ऐसे चल के जाएगा, एक लंबा रास्ता ले लेगा। ये छोटा रास्ता था इसलिए क्या कर लिया, एक लंबा रास्ता ले लिया। ये कब होता है, जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाता है। जब डेंसर टू रेयरर जाता है तब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। किस तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, समझ आ रहा होगा आपको, रिफ्रैक्शन समझ आ रहा होगा। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या 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 मैंने बताया, ये बेंडिंग ऑफ लाइट,
एक फिनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसमें क्या होता है लाइट बेंड हो जाता है जब वो क्या करता है मीडियम चेंज करता है। लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, लाइट अपना मीडियम चेंज कर रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है, दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो क्या हो रहा है बेंड हो रहा है। अब ये बेंडिंग होता है क्योंकि लाइट का स्पीड क्या होता है कम हो जाता है। अब जैसे कि मान लो आप जैसे हाईवे पर चल रहे हो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक क्या है हाईवे और पॉइंट सी तक, यहाँ से यहाँ ट्रैफिक क्या है ट्रैफिक। देखिए अगर जैसे आप हाईवे पे चल रहे हैं, अब जैसे एयर क्या है गैसेस मीडियम में रह रहे हैं, यहाँ पर क्या है डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है। उसी तरह मान लीजिए हाईवे पर क्या होती है गाड़ियों की डेंसिटी क्या होती है उतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती है, ठीक है। अगर होती भी है तो उसमें क्या होता है स्पेसेस, गाड़ियां क्या होती काफी दूर दूर रहती है, तो वहां पे स्पीड चलती है, वहां पे आप स्पीड से चलाओगे, हाईवे पर स्पीड चलाओगे 100-200 की स्पीड चलाओगे। बट जैसे ही अगर आप सिटी रोड्स में आए तो सिटी रोड्स में क्या हो जाता है ट्रैफिक आ जाता है, क्या आता है भाई ट्रैफिक आ जाता है। यानी जो पार्टिकल्स है एयर में जैसे इस मीडियम में जो पार्टिकल्स वो क्या आ गया क्लोज आ गया। अब जैसे ही ट्रैफिक होगा उसको इससे कंपेयर करना है कि ट्रैफिक जब होता है तो हम लोग गाड़ी क्या करते हैं धीरे कर देते हैं, उसी तरह लाइट भी क्या करती है, लाइट को पता चलता है कि यहाँ पर ट्रैफिक है, यहाँ पर ये जो मीडियम है डेंस है, लाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है स्लो हो जाती है, लाइट अपनी स्पीड को क्या कर देती है कम कर देती है, इसलिए वो बेंड होकर सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके थ्रू जाती है। लाइट ये पाथ के थ्रू भी जा सकती थी। अब यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत लोग ये पूछेंगे कि सर अच्छा लाइट बेंड क्यों हो रही है, वो तो धीरे धीरे भी तो इस पाथ से जा रही होती है, लाइट क्या धीरे धीरे भी तो इस पाथ से जा रही है, पर वो बेंड क्यों हो जाती है, वो बेंड इसीलिए होती है कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। जैसे क्या लाइट एक तरह से आलसी है, वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढेगा कि कोई काम हो जाए, लाइट क्या ढूंढेगा एक आसान रास्ता, तो लाइट ने आसान रास्ता ढूंढ लिया कि अब उसका काम हो जाए। अब यहाँ पर जब लाइट ने आसान रास्ता ढूंढा उसके बाद जब उसे पता चल कि अब हाईवे है तो वो लंबे रास्ते से भी चल सकते हैं, तो उसे मजा भी आएगा, तो लंबे रास्ते से जाए, नॉर्मल के से दूर, यानी नॉर्मल से क्या आ रही दूर के थ्रू होते हुए वो चलेगी। तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन समझ आ गया होगा। चलिए अब रिफ्रैक्शन समझते हैं ग्लास स्लैब के थ्रू। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक फेनोमेना है, क्या है फेनोमेना, जिसमें लाइट रेज क्या हो जाती है बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है। अब समझते हैं यही रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब के थ्रू, किसके थ्रू एक ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये क्या है भाई हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब बोलेंगे ये क्या होता है, तो नथिंग, ग्लास स्लैब इज नथिंग बट यू कैन से अ ब्रिक ऑफ ग्लास, एक मतलब ग्लास का बना हुआ एक ईंटा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा, जैसे कि हम लोग ईंटें देखते हैं तो उसी तरह ये भी एक तरह का क्या है ईंटा ही है, बट ये ग्लास का ईंटा है और छोटा होता है, इतना छोटा होता है, छोटा होता है, बड़े भी होते हैं, ठीक, छोटे बड़े, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। जैसे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू अब रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका सबसे पहले इसमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या था नॉर्मल था। अब यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एयर हमारा मीडियम है, यहाँ पर कौन सा मीडियम है, ग्लास हमारा मीडियम है, यहाँ पर कौन सा मीडियम है, वापस से हमारा मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए इंसिडेंट रे इधर से आई, ये आई इंसिडेंट रे, आई आर इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो मैंने क्या कहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पर लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, क्या हो रही है, लाइट क्या हो रही है रिफ्रैक्ट, यानी इसे जाना इधर चाहिए था, लाइट का ओरिजिनल पाथ ये होता, ओरिजिनल पाथ, बट ये कहाँ हो गया, इतना ये रिफ्लेक्ट हो गया, इतना ये क्या हो गया रिफ्रैक्ट हो गया, इतना ये रिफ्रैक्ट कर रही। अब इसका नॉर्मल और इस रे का, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ओके, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। इस वाले रे को जो रिफ्रैक्ट हो जाती है, जो रिफ्रैक्ट यानी लाइट ऐसे जा रहा था ऐसे मुड़ेगी, इसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल आर, ठीक है। तो पहले लाइट ऐसे जा रही थी, वो ऐसे आगे, अब यहाँ पर ये इस तरह से ट्रैवल कर रही। अब यहाँ पर जब इस पॉइंट पर, इसको मत देखना, अब इसको मत देखो, ये 3D बनाने के लिए करा गया था, इसको मत देखना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक मीडियम क्या है आपका ग्लास ही, यहाँ तक ग्लास मीडियम। अब ये ग्लास मीडियम, अब यहाँ से फिर ये मीडियम क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब ग्लास आपका क्लियर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, ऑफ कोर्स इट्स अ डेंसर मीडियम। ये क्या हमारा एक डेंसर मीडियम है, ये ऑलरेडी डेंसर नहीं है बट एयर के कंपैरेटिवली, हम यहाँ कंपैरेटिव देखेंगे भाई
किसका, कि एयर और ग्लास के बीच में कौन ज्यादा डेंसर है। जो ज्यादा डेंसर होगा उसको डेंसर बोल देंगे, जो कम डेंसर होगा उसको क्या बोलेंगे, रेयरर बोलेंगे। ऐसे देखा जाए तो वैक्यूम जो होता है वो एयर से भी कम डेंसर होता है, उसमें तो पार्टिकल्स ही नहीं होते, एकदम पूरा खाली है। वैक्यूम क्या होता है, एयर से भी कम डेंसर होगा, तो वहां पे एयर भी डेंसर मीडियम हो जाएगा, वैक्यूम रेयरर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। ये कैसा था, डेंसर मीडियम। यहाँ डेंसर मीडियम से अब लाइट किधर जाएगी, रेयरर मीडियम, जो कि हमारा क्या है, एयर है। अब तो फिर यहाँ पर दोबारा से नॉर्मल जनरेट होगा, इसको बढ़िया से बना देते हैं। अब यहाँ पर एक दोबारा से जो रे ऑफ लाइट आएगी, इधर से एक नॉर्मल बना। अब ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। जैसे कि जानते हैं हम लोग, ये एंगल अगर आर है तो ये भी क्या होगा, एंगल आर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैथ्स में पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, दीप सर ने पढ़ाया होगा, एंगल आर। ठीक, तो ये एंगल आर है। उसके बाद अब ये जो एंगल आर है, अब यहाँ पर लाइट का पाथ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट अब क्या होगा, लाइट का पाथ थोड़ा सा दूर चला जाएगा। लाइट का पाथ फिर क्या होगा, दूर चला जाएगा, यानी ये वाला एंगल, यानी इतना एंगल से, नॉर्मल से इतने एंगल से ये दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर लाइट हो क्या रही, आउट जा रही है। क्या हो रही, लाइट कहाँ से बाहर निकल रही है, इमर्ज करे, लाइट क्या करे, इमर्ज करे। तो इस वाले एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ई। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। ठीक है, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। और ये जो रे हमारी होती है, जो बाहर निकल रही होती है, ये जो रे आपकी बाहर निकल गई, बाहर निकल के जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, डिनोटेड बाय दिस। इसको इससे डिनोट करते हैं। फिर ये जो आपका ओरिजिनल पाथ है, ये आपको क्या था, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट था, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट यहाँ पर रहा। और ये क्या था आपका, इमर्ज आउट पाथ, इमर्जेंट रे। इन दोनों, ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों रेस क्या है, पैरेलल है। तो ओरिजिनल पाथ जो है वो पैरेलल है किसके, इमर्जेंट रे के। तो यहाँ पर OP which is original path is parallel to emergent ray ER। let's say ER emergent ray नॉट बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं, इसको इससे ही समझते हैं कि OP जो है वो इमर्जेंट रे के क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस जो मैंने D लिखा, जो मैंने ये D लिखा, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो लेटरल शिफ्ट कह दो या तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह दो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्ट, सिर्फ शिफ्ट भी बोलोगे तो भी चलेगा, या तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलो या तो शिफ्ट कह दो। तो रेक्टेंगल, सो रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम डेली लाइफ में जो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना हम लोग देखते हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो डेली लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि बकेट में जब पानी भरा होता है तो बकेट का बॉटम आपको ऊपर दिखता है, तो उसके पीछे का भी रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन है। नहीं समझ आया, चलिए रे डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये बकेट, ठीक है, ये बकेट है, आप यहाँ पर हो, ये आपकी आंखें हैं, ये आपकी आंखें, ये मान लीजिए वाटर है, इस बकेट में पानी दिया हो। तो चलिए मैंने बकेट के पॉइंट एक D मार्क किया, एक पॉइंट D को मार्क किया, ये मेरा लेवल था जो लिखा था O। अब यहाँ पर से जो रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, क्या यहाँ पर से जो रे ऑफ लाइट ऐसे गई, अब फिर ये क्या हो गया, यहाँ पर मान लीजिए नॉर्मल थी, क्या हो गया, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया। फिर यहाँ पे और भी एक और रे ऑफ लाइट भी ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो ये तो हो रहा है, इसके थ्रू आपको दिख रहे, सिंपल सा बात। बट हमारा जो आंख है वो क्या करता है, कोई भी चीज को कैसा देख रहा है, स्ट्रेट ही देख रहा है। वो तो उसको तो यही लग रहा है कि लाइट इज बेंड, उसको ये बेंडिंग थोड़ी दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो उसको क्या लग रहा है कि ये क्या हो रही है, स्ट्रेट इधर ही आ रही है। तो ये क्या हो, इसको क्या लगता है कि ये जो बकेट का जो बॉटम है, मान लो मैंने वहां पर एक मार्क है, तो वो इसको क्या कर रहा है, वो ऊपर दिख रहा हो। तो ये जो पॉइंट हो गया, जिस पॉइंट पर उसको बकेट का बॉटम दिख रहा है, ये क्या हो गया, D। अब यहाँ पर इससे आप एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर जो OD था, यानी बकेट का जो डेप्थ था OD, वो क्या था, रियल डेप्थ था, ट्रू डेप्थ था। यहाँ से यहाँ तक जो OD था उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रियल डेप्थ, जो ट्रू डेप्थ था। लेकिन जो OD' था वो कैसा था,
एपरेंट डेप्थ था। क्या था भाई? एपरेंट डेप्थ। ठीक है, समझ आ गया? रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ ये भी डेली लाइफ का एग्जांपल है रिफ्रैक्शन। हेडिंग डाल दो, डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें पहला है रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। इसी पर बेस्ड एक और चीज है ब्रोकन पेंसिल वाली। तो जैसे कि एक मान लो एक ग्लास है, एक शीशे का ग्लास लेना घर में, उसे तोड़ना नहीं। ठीक है, तो ये ग्लास है, मान लो इसमें यहाँ तक आपने पानी भर दिया, इसमें यहाँ तक पानी भर दिया, और आप अगर मान लो इधर से अगर देखोगे तो क्या हो रहा होगा, जैसे कि अगर आपने इसमें एक पेंसिल डाली है सीधी, मान लो आपने एक सीधी पेंसिल डाली, तो आपको ये पेंसिल टूटी हुई नजर आ रही है। वो क्यों नजर आती है? क्योंकि यहाँ पर भी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आता है। ये जो रेज ऑफ लाइट इसके थ्रू निकल रही है, रेज ऑफ लाइट आपको इस तरह से जाए, बट लाइट क्या इस चीज को ये सीधा देखेगा, तो इससे ये लगा कि ये जो पेंसिल है यहाँ पर है, ये पीछे पेंसिल थोड़ी सी ऊपर लगेगी और ब्रोकन, इस पॉइंट से ब्रोकन पेंसिल लगेगी। आप सामने से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पेंसिल क्या है, टूटी हुई है, और इसे थोड़ी सी ऊपर लग रही होगी। ये देखिए इस तरह से इसे ये ऊपर दिख रही होगी। तो यहाँ पर भी ये ऊपर से नीचे तक मान लीजिए ये ओडी मेरा रियल डेप्थ था, बट इसे इसकी डेप्थ क्या यहीं तक दिख रही हो, ओ डी डैश। ओके, ये चीज समझ आ गया होगा। डेली लाइफ एग्जांपल जिसमें रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ दी है, समझ गए होंगे। पहली क्या थी, जब बकेट का बॉटम आपको ऊपर दिखता है। फिर ये क्या है, ब्रोकन पेंसिल, ब्रोकन पेंसिल इन ग्लास, ग्लास के अंदर ब्रोकन पेंसिल वाला एग्जांपल, ये भी समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू होता कैसे, प्रिज्म के थ्रू भी जानेंगे और फिर लेंसेज के थ्रू भी जानेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन और उसके एग्जांपल्स रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ होता क्या है, उसके बाद अब हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके, तो प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है उसके भी रे डायग्राम्स को जान लेते हैं, इसमें हम लोग रे डायग्राम्स को भी बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये प्रिज्म होता है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। ठीक है, तो ये प्रिज्म है। ठीक, अब जैसे कि रेज ऑफ लाइट यहाँ पर ऐसे आए, मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट एक आती है, ये रे ऑफ लाइट आई इस पॉइंट पर। अब जो नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। आप इसको देखो, इसके मान लीजिए ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर कैसा, ऐसा हो, यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा कुछ इस तरह से, और ये जो नॉर्मल है n1। ठीक है, चलिए इस पहले वाले नॉर्मल को n1 लेते हैं। तो नॉर्मल और ये आपका आई आर जो कि क्या है हमारा इंसिडेंट रे, क्या है आई आर यहाँ पर इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक और चीज जान लीजिए कि ये जो एंगल, ये जो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है उसे जाना ऐसे चाहिए था, उसे ऐसे जाना चाहिए था, बट वो कैसे जाएगी, वो जाएगी एक्चुअल में वो ऐसे जाएगी। आप एक चीज जान लेना, ये एक्सपेरिमेंट आप घर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिज्म है और अगर आपके पास लेजर, तो आप किसी भी एंगल से इसको, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रहे, आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रहे, ये हमेशा इसके पैरेलल ही होगा, इस बेस के, ये जो हमारा प्रिज्म का जो बेस है उसके पैरेलल ही रे ऑफ लाइट जा रही होगी। अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, ये नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये नॉर्मल रे ये यहाँ से यहाँ तक है, इंसिडेंट रे ऐसे थे ऐसे, अब ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और इसके बीच का एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब उसके बाद जब ये इधर से बाहर जा रही होंगी तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये नॉर्मल ऐसे बन गया, ये दूसरा नॉर्मल जो कि क्या है मेरा n2 है, क्या है मेरा n2, ये दूसरा नॉर्मल। और इस दूसरे नॉर्मल के थ्रू फिर लाइट रेज ऐसी जा रही होगी, लाइट रेज ऐसी चलेगी, इस वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ई, जो कि हम लोगों ने क्लास में बताया था वो क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या होता है भाई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, एंगल ऑफ इमर्जेंस यही होता है जो ग्लास स्लैब में हमने बताया था, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, इसे हम लोग इमर्जेंट रे बोलेंगे, और इसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे।
अब देखिए इंसिडेंट रे का जो पाथ है वो ये होना चाहिए और लाइट ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट इतना बेंड हो गया। तो ये कितना बेंड हुआ, तो ये इतना बेंड हुआ, तो अगर हम लोग इसको बैकवर्ड लेते हैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते तो हमें एक एंगल मिलेगा। यहाँ पर एक एंगल आपको दिख रहा हो, दिखा? इस एंगल को, ये जो एंगल मेरे को मिला, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे, डेल्टा से। इससे डिनोट करते हैं डेल्टा से, इसको हम लोग डेल्टा, ये ग्रीक वर्ड है, तो ये आप, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं भाई? इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग पाथ से डेविएट हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से छूट जाते हैं, उसी तरह क्या होता है यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट वो अपने पाथ से क्या हुआ, डेविएट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो वो क्या करने लगा, इधर से जाने लगा। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, और इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलिए समझ आ गया होगा। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन होने वाला है, तो पहले इसको एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले लाइट ऐसे थी, ऐसे IR एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल 1 के साथ बना, उसके बाद लाइट रेस क्या होंगे, हमें जब भी जा रही होंगी क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होगी, फिर वो कहाँ से जा रही होगी, इमर्जेंट में, फिर वो इमर्ज आउट कर रही होगी, तो इस इमर्ज आउट को हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट में बोलते हैं। उसके बाद एंगल E जो है वो, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी जो इमर्जेंट के टाइम, जब लाइट इमर्ज आउट हो रही थी उस टाइम पे जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इसको हम लोग बैकवर्ड लेंगे, इसको फॉरवर्ड करेंगे, फिर जो एक एंगल बन रही होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, व्हिच इज डिनोटेड बाय डेल्टा। दैट्स इट स्टूडेंट, प्लीज गिव अ लाइक पीपल्स, आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन एक फिनोमिना होता है। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इट्स अ फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors. Okay, it's a phenomena of splitting of white light into its constituent color. White light जो है वो क्या करते हैं, अपने कलर्स, उसको व्हाइट लाइट के अंदर जो भी कलर्स होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं। इसी फिनोमिना को हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो हमारे सर आइजैक न्यूटन ने इस डिस्पर्शन फिनोमिना को बताया था। डिस्पर्शन फिनोमिना किसने बताया था? अगर कोई पूछे तो बोल करना सर आइजैक न्यूटन। सिर्फ आइजैक न्यूटन ने, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड माय फेवरेट वाज सर आइजैक न्यूटन। ओके, तो सर आइजैक न्यूटन ने ये डिस्पर्शन वाला फिनोमिना को बताया था। तो उन्होंने एक लिया, एक प्रिज्म लिया। तो जैसे अभी प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन हमने बताया, तो जैसे एक लाइट है ऐसे आई, ये क्या थी, व्हाइट बीम थी। क्या थी? लाइट की व्हाइट बीम थी। और उसके बाद ये इसके पैरेलल जा रही हुई, उसके बाद ये क्या हो रही, रिफ्रैक्ट हो गई होगी, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुई। अब यहाँ पर ये जब रिफ्रैक्ट होती है तब ये बैंड ऑफ 7 कलर्स को लेके जाती है। कितने कलर्स के बैंड को? 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर, विच इज नोन एज विब्ग्योन, विच इज बेसिकली, जिसको हमने स्क्रीन पर देखा जब ये 7 कलर ऐसे जा रहे, यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगा दी तो वहां पर हमने विब्ग्योन को देखा। इसको देख, विब्ग्योन, PIBG, उसके बाद YOR, ठीक है। विब्ग्योन को देखा, यहाँ पर V का मतलब होता है वायलेट, I का मतलब होता है इंडिगो, B का मतलब होता है ब्लू, ग्रीन का मतलब होता है GRW, G का मतलब ग्रीन होता है, Y का मतलब होता है येलो, O का मतलब होता है ऑरेंज और रेड। यानी ये 7 कलर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हो। तो ये 7 कलर दिखना, यानी बैंड ऑफ 7 कलर्स का दिखना, इसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दिस बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ओके, तो डिस्पर्शन के साथ साथ स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 constituent colors will be a good word, constituent color of white light। कौन सा लाइट? व्हाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द बैंड ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। ओके, ओके पीपल, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? चलिए
तो इस 7 कलर्स के बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिस्पर्शन को भी हमने समझ लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नहीं, बट एक टॉपिक यहाँ पे छूट रहा है, जो कि ये कहता है कि ये जो स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे जो बैंड ऑफ 7 कलर जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये दिख क्यों रहा है, ये स्पेक्ट्रम आता कहाँ से? तो देखिए, जब ये व्हाइट लाइट जा रहा होता है, व्हाट कॉजेज द स्पेक्ट्रम? व्हाई? क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाई वी सी 7 कलर्स। हम लोग 7 कलर्स को क्यों देख पाते हैं? वो इसलिए, जैसे व्हाइट लाइट यहाँ पर जाता है तो प्रिज्म के में क्या होता है, वो जो डेविएशन करता है प्रिज्म, यहाँ से हमने बताया ये एंगल ऑफ डेविएशन, तो प्रिज्म क्या करता है, जब लाइट रेज को डेविएट कर रहा होता है तो उस लाइट रेज में जो ज्यादा डेविएट हो जाता है वो क्या हो जाता है, वायलेट कलर। तो जो कम डेविएट होता है वो क्या होता है, रेड कलर। तो इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं उसको ये अपने अकॉर्डिंग, उस लाइट रेज की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसको डेविएट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो डेविएट करता है। इस कारण से मेरे को वो सातों कलर्स दिखते हैं। तो स्पेक्ट्रम दिखने का मेजर रीजन है ये आपका प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स को, एंगल्स को डेविएट करता है, जिस कारण से मेरे को ये 7 बैंड्स ऑफ कलर दिख रहे होते हैं। चलिए समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। अब देखते हैं, अब मेजरली रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज में हमें दो लेंस पढ़ने हैं। एक तो कनकेव लेंस होता है, क्या होता है भाई, कनकेव लेंस, और एक होता है कन्वेक्स लेंस। अब देखिए कनकेव लेंस कैसा होता है, कनकेव लेंस कुछ दिखने में इस तरह से होता है, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। दोनों स्फेरिकल लेंसेज के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर इसको स्फेरिकल लेंसेज में बांटा जाए तो ये कुछ ऐसे दो स्फेरिकल लेंसेज को क्लोज लाए गए होंगे, तो उसके कारण जो लेंस बना उसे हम लोग कनकेव लेंस बोले, कन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर जो लेंस बना, इसके अराउंड जो लेंस बना, उसे क्या करते हैं हम लोग, कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। अब दोनों लेंसेज को पढ़ते हैं कि दोनों लेंसेज की क्या क्या प्रॉपर्टी। तो देखो फिजिकली अगर इनको देखा जाए, फिजिकली अगर हम कनकेव लेंस को देखते हैं तो वो दिखने में तो ऐसा होता है, तो ये एजेस, इसके जो एजेस होती है वो क्या होती है, थिक होती है। क्या होती है भाई, थिक होती है। इसके एजेस कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, एजेस मोटे होते हैं। और कन्वेक्स लेंस के जो एजेस क्या होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके एजेस थिक है, इसके एजेस थिन है। उसके बाद इसका मिडल देखो, इसका मिडल क्या है, थिन है। यहाँ पे क्या होगा, थिन होगा। ये कहाँ से, मिडल से, कहाँ से थिन हो रहा होगा, मिडल से ये थिन हो रहा होगा। ये मिडल से क्या होता है, थिक होता है, थिकर एट द मिडल, ओके। ये मिडल से कैसा होता है, मोटा होता है। तो जैसे मान लीजिए एक फिट आदमी है जिसके शोल्डर्स ब्रॉड है, और ये एक मोटा आदमी है जिसका पेट बड़ा है, शोल्डर नहीं, जिसका क्या है, पेट बड़ा है, शोल्डर नहीं। तो कन्वेक्स लेंस समझ आ गया क्या होता है, द टाइप ऑफ लेंसेज व्हिच आर थिन एट इट्स एज एंड थिकर एट इट्स मिडल इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, और कनकेव लेंस द टाइप ऑफ लेंस व्हिच इज थिकर एट एज एंड थिन एट मिडल इज कॉल्ड कनकेव लेंस, ठीक है। समझ आ गया। अब दोनों लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन होता कैसे, चलिए वो भी देखते हैं, उसका भी डायग्राम देख लेते हैं कि दोनों लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कनकेव लेंस के केस में। तो कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इससे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, DER, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस, जैसे कि डाइवर्ज का मतलब मैंने बताया था कि वो पाथ से डेविएशन, यानी पाथ से क्या होता है, डेविएट करना। जैसे कि अगर रेज ऑफ लाइट इसके थ्रू आएंगी तो वो क्या करेंगी, बेंड हो जाएंगी, यानी पाथ से क्या होगा, ये जो हमारा नॉर्मल एक एक्सिस होता है जिसे हम लोग इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो जैसे ही लाइट रेज अगर यहाँ से आए तो क्या कहाँ चली जाएंगे, दूर चले जाएंगे, लाइट रेज क्या होंगे, दूर चली जाएंगे। तो इसी टाइप के लेंसेज को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। दूसरे वाले में केस में देखते हैं क्या होता है, चलिए। तो दूसरे वाला जो होगा, दूसरा वाला जो हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, जिसको हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये क्या कहता है, लाइट रेज को क्लोज लेके आते हैं। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो इसके केस में इस तरह से होता है, इसके केस में इस तरह से होता है। और ये इसको अगर आप बैकवर्ड
वर्चुअली बनाओगे तो एक पॉइंट पर मीट करता है, और इसी पॉइंट पर जो मीट करता है तो यहीं पर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है, यहीं पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अब तक यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी क्लियर होता है कि रिफ्रैक्शन, लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। एक कन्वर्जिंग लेंस जिसे हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते हैं, और एक डाइवर्जिंग लेंस जिसे हम कनकेव लेंस कहते हैं। इन दोनों के थ्रू रिफ्रैक्शन होता कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन जान लिया, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन जान लिया, डिस्पर्शन के थ्रू डिस्पर्शन जान लिया। अब उसके बाद अब हम लोग समझते हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई। क्या एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एनाटॉमी को समझते हैं कि ह्यूमन आई किस तरह से वर्क कर रही होती। ठीक है, तो चलिए ह्यूमन आई एनाटॉमी को यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई को समझते हैं। अब ये जो ह्यूमन आई है इसके एनाटॉमी में देखिए, ह्यूमन आई का यहाँ पर डायग्राम, तो इसमें जो आपका सबसे आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, देन आइरिस होता है, प्यूपिल, सीलियर मसल। चलिए डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, कॉर्निया। अभी जो कॉर्निया ऐसा पार्ट होता है, मान लीजिए लाइट रेज यहाँ पर आ रही है तो 95% ऑफ द लाइट रेज क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो 95% ऑफ द रिफ्रैक्शन इज डन बाय कॉर्निया, सॉर्टेड। देन उसके बाद है आइरिस। आइरिस ये हमारे आंखों का कलरफुल पार्ट होता है, जैसे कहते हैं ना ब्लू आइज, ब्लू आइज से हिप्नोटाइज करती है मैनू, तो वो ब्लू आइज, तो वो आइज ब्लू क्यों है, क्योंकि वो आइरिस के कारण। आइरिस ये हमारा कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है, अब इस कलरफुल पार्ट के अंदर सेंटर में एक होल होता है जिसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूपिल। अब इस प्यूपिल के थ्रू अमाउंट ऑफ लाइट हमारे लेंस पर जाती है। अब यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन हो चुका है, अब यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन हो चुका है, और ये जो आइरिस है वो आइरिस के सेंटर में है हमारा, इस पॉइंट पर मान लीजिए हमारा है प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिल के थ्रू अमाउंट ऑफ लाइट जा रही होती है, और ये लेंस हमारा कुछ नहीं कर रहा था, ये अमाउंट ऑफ लाइट को ऐसे रिफ्रैक्ट करता है और यहाँ पर इमेज बना देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रेटिना। ठीक है, तो रेटिना पर ये इमेज बना देता है, और ये जो रेटिना पर इमेज बनता है वो बेसिकली ऑप्टिक नर्व्स उसको सेंस कर लेता है कि वो इमेज है क्या। और कुछ पार्ट है जैसे कॉर्निया तो जान लिया, आइरिस जान लिया, प्यूपिल जान लिया, प्यूपिल दोबारा। देन सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। अब देखिए सिलियरी मसल्स है क्या। अब ये जो हमारी सिलियरी मसल्स होती है ये आइज के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज पास है तो उसकी इमेज आइज क्या करता है, अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करता है सो दैट इमेज क्या हो, रेटिना पर बने। तो लेंस को आगे पीछे खींचने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल ये काम कर रहा होता है। तो सिलियरी मसल हमें क्या प्रोवाइड करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन के पावर। इससे हम लोग इस तरह से कह सकते हैं ये एक तरह की एबिलिटी होती है। क्या होती है भाई, एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। यानी ये जो अपने फोकल लेंथ होगी, इसकी जो फोकल लेंथ होगी, जिस पॉइंट पर वो इमेज बना रहा है, जिस पॉइंट पर इमेज बनती है, उसकी जो फोकल लेंथ होगी उसको क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। तो एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। चलिए ये चीज क्लियर हो रही होगी। उसके बाद एक और पार्ट है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक तरह का शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह होता है और हमारे लेंस को क्या करता है, मॉइस्ट रखता है। ये जो एक्वस ह्यूमर ही होगा, एक्वस ह्यूमर। ओके, एक्वस ह्यूमर हमारे लेंस को क्या करता है, मॉइस्ट करता है। क्या करता है भाई, मॉइस्ट करता है। मॉइस्ट आवर लेंसेस, लेंस को मॉइस्ट रखता है। उसके साथ में एक तरह का शॉक एब्जॉर्बेंट भी होता है। मान लो कल तुम्हारी लड़ाई होगी, किसी ने तुम्हारे हाथ में मुक्का मार दिया, तो वो उस मुक्के को एब्जॉर्ब कौन करेगा, एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर हमारे सारे शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है सो दैट आंख पर, लेंस पर किसी भी तरह का बुरा इफेक्ट ना पड़े, वो कहीं डैमेज ना हो जाए। तो उसको बचाने का काम कौन करता है, एक्वस ह्यूमर करता है। ठीक है, समझ गए, एक्वस ह्यूमर समझ आ गया। उसके बाद जब ये रेटिना पर इमेज बनती है तो इस रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उसको सेंस करता है ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व्स में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं रॉड्स और एक होता है क्या, कोन्स। अब ये जो रॉड जो पार्ट होते हैं ये अमाउंट ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है, अमाउंट ऑफ लाइट।
इसको डिटेक्ट करता है अमाउंट ऑफ लाइट की कितनी ज्यादा लाइट पर इमेज बना, यानी रेटिना पर जो इमेज वो कितनी ज्यादा ब्राइट है। और ये कोन्स क्या करता है, ये अमाउंट ऑफ लाइट के साथ तो इसने कर दिया, अब ये क्या करेगा, उसकी वेवलेंथ को पता कर लेगा, वेवलेंथ को पता कर लेगा। अब जैसे ही अब हम जानते हैं कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, वायलेट कलर की वेवलेंथ जो होती है वो भी डिफरेंट होती है। रेड की वेवलेंथ अलग, वायलेट की वेवलेंथ अलग, ग्रीन की वेवलेंथ अलग, ऑरेंज की वेवलेंथ अलग। तो सबकी वेवलेंथ को क्या करता है, ये डिस्टिंग्विश कर देता है कोड, सो दैट हमें ये पता चलता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट किस कलर की है। तो ये पता किससे चलता है मेरे को, ये जो कोन्स जो पार्ट प्रेजेंट होता है ऑप्टिक नर्व्स में, तो कोन्स हमें ये चीज बता देता है। और फिर उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक चले जाते हैं, उसके बाद पता चलता है क्या देख रहा है वही है लड़का, तो ठीक है, तो लड़का क्या देख रहा है या आप क्या देख रहे हो, तो वो मैटर करता है कि आप तो वहां पर सिग्नल ब्रेन को भेज दिया, आप जो भी देख रहे हो, मूवीज देख रहे होगे, जो भी देख रहे होगे वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा कि अब आंखों की केयर कैसे की जाए। ठीक है, केयर ऑफ आईज। ठीक है, अब आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन सा विटामिन हमारे आई साइट के लिए बेटर होता है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कौन सा विटामिन आई साइट के लिए बेटर होता है। ठीक है, सबसे पहले केयर फॉर आइस, आइस के लिए आप क्या क्या करो, तो पहला चीज कि कभी भी आंखों को गर्म पानी से ना धोए, नेवर वॉश योर आइज विथ हॉट वाटर, नेवर वॉश योर आइज विथ हॉट वाटर, कभी भी गर्म पानी से आंखों को नहीं धोना चाहिए, आंखों को हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए, कोल्ड वाटर से धोना चाहिए। उसके साथ साथ टीवी को, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, जितने भी गैजेट्स हो जिस पे आप कुछ भी देख रहे हो, तो वो उसको बहुत ज्यादा आंखों के पास लाके नहीं देखना है, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं देखना है, नहीं तो पापा से मार पड़ेगी, पापा से मार तो बाद में पड़ेगी, पहले आंखें खराब हो जाएगी। ठीक है, तो टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इन तीनों को क्या करना है, दूर रखना है। कभी कभी देख सकते हो, थोड़ी देर के लिए देख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए, वो सीधे जो ब्लू रेज होती है वो आपके लेंस को डैमेज कर सकती है। ठीक है, आपको चश्मा चढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट, आप अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड खाइए। उसमें अभी मैंने बताया था कि कमेंट में आंसर बताइए, तो अगर जिन लोगों ने बता दिया बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं बता अभी बता दो, क्योंकि अब मैं आंसर बताने वाला हूँ कि जो विटामिन पाया जाता है वो है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए रिच फूड अगर आप खाओगे तो वो आपके आई साइट के लिए क्या रहता है, बेटर रहता है। तीसरी चीज, चौथी चीज सॉरी, ये चीज कर सकते हो। उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, आंखों के साथ साथ शरीर भी मजबूत रहेगा, दिमाग भी मजबूत रहेगा, हेल्दी भी रहोगे, हर चीज बेटर होगी। तो यहीं पर हमारा ये सेकंड पार्ट जो कि हमारा रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन था वो खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक बने रहिए चैनल पर।